नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेके आए लगातार दूसरी दा। हम जेएनयू के उस देशद्रोही विद्यार्थियों के खिलाफ बिंदास बोल कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े आतंकी, जिसने संसद पर हमला किया था, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय नायक प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ। आखिर ऐसे देशद्रोही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ऐसे देशद्रोही छात्रों का समर्थन करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, यह आज के बिंदास का विषय है। और हम चाहते हैं कि देश भर के लोग इसका विरोध करें। यह बात केवल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की नहीं है, यह इस देश के छात्रों में जो विष फैलाया जा रहा है उसको रोकने की यह कवायद करनी पड़ेगी। और यह कवायद अगर सही समय पर नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हमें इसकी बड़ी नुकसान के तौर पर भी झेलने पड़ेगी। आज की इस बिंदास में हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। जिंदा शहीद मनिंदर सिंह बिट्टा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बिट्टा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राष्ट्रवादी विचारों की मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, हालांकि मैं उनको मुस्लिम नहीं कहना चाहिए, वो अपने आपको हिंदुस्तानी कहते, लेकिन इस देश में ऐसे लोगों का भी परिचय देना जरूरी है और इसलिए कई खानों के आप फैन होंगे, लेकिन ऐसी शबनम खान को भी आज इस कार्यक्रम में आप देखेंगे जो पहले भी बिंदास में आई है, लेकिन आज वो इस घटना के बाद बहुत दुखी है, आहत है और उनको इस विषय पर कुछ अपनी बात भी कहनी है। दोनों अतिथियों के साथ आप भी हमेशा की तरह अपने घर से जुड़े रहेंगे हमारे साथ फोन और स्काइप के द्वारा। आप सबकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दा देखते हैं। आजादी भारत से सुन ले, आजादी होती तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। हर ओर सवाल उठ रहे हैं, क्या जेएनयू आतंकियों का अड्डा बन गया है? क्या जेएनयू में अब आतंकी पड़ रहे हैं? क्या सरकार जेएनयू में आतंकियों की फौज तैयार कर रही है? क्या जेएनयू को बंद नहीं कर देना चाहिए? क्यों जेएनयू के देशद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं हो रही? जी हां, आज ऐसे ही कई सवाल खड़े हैं हमारे सामने। जेएनयू को यूजीसी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। सरकार हर साल 500 करोड़ रुपए जेएनयू को देती है। ये पैसा देश के हर नागरिक की जेब से टैक्स के रूप में जाता है, लेकिन आज इस पैसे से भविष्य के हीरो निकलने के बजाय आतंकियों की फौज तैयार हो रही है। जी हां, आज जेएनयू में आतंकियों और उनके समर्थकों का बोलबाला है। जिन आतंकियों को देश के कानून ने सजा दी, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आतंकियों को फांसी पर लटकाया गया। ऐसे आतंकियों के समर्थकों को अब क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले जेएनयू में देश के कानून को रौंद रहे हैं। देश के पैसे से पढ़ने वाले हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, खुलेआम भारत को चुनौती दे रहे हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब आतंकियों के समर्थक खुलेआम देश को चुनौती दे रहे हैं। पहले भी आतंकी याकूब मेमन की जनाजे में लाखों की भीड़ देश विरोधी माहौल तैयार कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या देश में हर जगह आतंकी समर्थक मौजूद हैं? अगर देश के शिक्षण संस्थानों में ही आतंकी बनने लगेंगे तो कैसे देश आतंक से लड़ पाएगा? जब खुलेआम शिक्षण संस्थानों में आतंकी समर्थक भारत को 1000 टुकड़ों में तोड़ने की बात करेंगे तो कैसे देश एकजुट रह पाएगा? क्या हम जेएनयू को आतंकी बनाने के लिए पैसा देते हैं? क्या जनता के पैसे से खाने, रहने और पढ़ने वाले आतंकियों को जेल में नहीं डालना चाहिए? बात यही नहीं रुकी, ये आतंकी समर्थक प्रेस क्लब में भी देश विरोधी नारे लगा रहे थे। तो क्या हमारी सरकार इतनी पंगु हो गई है जो आतंकियों के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रही है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर प्रशासन क्यों देश विरोधियों पर सख्त नहीं है? अगर ये देश विरोधी ऐसे ही बोलने की आजादी का फायदा उठाते रहे तो आने वाले समय में देश को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन आतंकियों को ऐसे ही नंगा नाच नाचने देंगे या फिर इनको सबक सिखाएंगे? ये मुद्दा है और बार बार कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान ने इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। हमारे साथ बिट्टा जी है। बिट्टा जी,
क्या सजा होनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों की? मैं क्या कह सकता हूं, कौन सी सजा, क्या सजा? पहली बात तो आपने जो कहा ये छात्र हैं, ये छात्र नहीं हैं। ये कुछ एजेंसियों के, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के भेजे हुए, जो मैं मानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, इनको सब बाहर से फंडिंग आती है। कई एनजीओ हैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ह्यूमन राइट के ऊपर शोर मचाती हैं, उनका हाथ हो सकता है, बाहर से फंडिंग आ रही है। मैं बड़ा हैरान हूं, क्या इन लोगों ने भारत को धर्मशाला समझ रखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, मौलाना आज़ाद की धरती, इस्तफाकुल्ला खां की धरती, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से लथपथ ये धरती जहां आज़ादी मिली इतनी कुर्बानियों से, उस धरती के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं? बेगुनाहों का खून करने वाले, पाकिस्तान से सारी मदद लेने वाले और पार्लियामेंट के आके अंदर हमला करने वाले, उसको फांसी की सजा हो तो क्या घर घर अफजल फायदा होगा? अरे इनकी ऐसी की तैसी, इनको सामने तो लाओ, मेरे से तो बहस कराओ इनकी, इनको मैं बताऊं उन शहीद परिवारों के दर्द क्या है। में बिट्टा जी, आज हमने ओबी वैन भेजी थी जेएनयू में, उनके हॉस्टल में, और हमने कहा था कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आओ, लेकिन उन्होंने जब चैनल का और आपका नाम सुना तो आए नहीं। सवाल सबसे बड़ा है, अफजल ने जिनको मारा, जिन जवानों को शहीद किया, उनके परिवारों के साथ अभी भी मैं खड़ा हूं, शुरू से खड़ा था। उनकी पीड़ा, उनकी दर्द मुझे पता है, उनके खून की गर्मी वो भी हमारे अंदर है, हमें पता है उनकी पीड़ा का। मैं इन परिवारों को, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत बिठाइए, मैं उन परिवारों को बिठाता हूं, पर उनको को आके करें। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये मुल्क धर्मशाला बना दिया? कोई भी आके कुछ भी बोल डाले। और बड़े बड़े चैनलों पे मैं आज बहस सुन रहा था सुबह, 3 पैनल के अंदर उनके आदमी और 2 कमजोर बोलने वाले सामने आदमी बिठा दिए, और एक बीच में प्रोफेसर। वो इन ये जो छात्रों की बात करें, ये छात्र थोड़ा, ये तो देशद्रोही है। बार बार इनको स्टूडेंट मत कहिए, स्टूडेंट कहना अपमान है। हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट ऐसे नहीं है, ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत के अंदर कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं। अरे इनकी ऐसी की तैसी कश्मीर आजादी चाहिए। कश्मीर को, कौन सा कश्मीर? कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। ये भारत का खाते हैं, हम भारत का खाते हैं, भारत में जन्म लिया है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमने जहां जन्म लिया है, हमने यहीं मरना है। पाकिस्तान की बातें करते, उसके बारे में यही कहूंगा, अभी पठानकोट की घटना जो भूल गए, अभी दीनानगर की घटना जो भूल गए, अभी बर्फों के अंदर हमारे जवानों ने समाधि ले ली, जो भूल गए। अरे और उसी दिन बिट्टा जी, जिस दिन उनके लिए देश प्रार्थना कर रहा था, उसी दिन ये दरिंदे देश के 1000 टुकड़े करने की बात कर रहे थे। ये चीजें साबित करती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ ऐसे लोग फॉरेन से फंडिंग दे रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका इलाज जेल है, और ऐसे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज करो, पर ऐसा ना हो कि मुकदमे दर्ज करके फिर उसके बाद राजनीति हो इनको छोड़ने की, जैसे फांसी के मुद्दे के ऊपर मेमन की, मेरे केस में बुल्लर की, अब बुल्लर को छोड़ने की बात हो रही, अफजल को छोड़ने की। फिर ऐसी राजनीति ना हो, ऐसे केस रजिस्टर करो कि नई जो दूसरी जनरेशन है उनको पता चले कि हमने शिक्षा क्या लेनी है, हमने कल्पना चावला बनना है, हमने किरण बेदी बनना है, हमने अब्दुल कलाम बनना है, हमने अच्छे एक ऐसे नागरिक बनना है जो भारत माता की आजादी की रक्षा कर सके। हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना है, ऐसे नागरिक नहीं बनना है कि कल को हमारा भारत टूटे, हमारे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं आपको फिर कहूंगा, दोबारा इस प्रोग्राम को रखिए, मैं सारे परिवारों को लाता हूं, और ये जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं देशद्रोही, जो स्टूडेंट का नाम मत लें, स्टूडेंट कह के लोगों की सिम्पथी इनके साथ होगी। अरे ये तो आतंकवादी है, बिल्कुल ये स्टूडेंट नहीं है। और मैं आपको बिट्टा जी एक बात, पहले मेरी बात सुनिए, क्या कहेंगे बाद में क्या होगा? आप बार बार स्टूडेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे देखो जी ये तो बच्चे थे, ये तो बच्चों ने गलती कर दी। अरे भारत माता के अंदर, भारत माता के अंदर, दुनिया के अंदर एक ही देश जिसके आगे लगता मां, जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर अपने आंचल में समा रखे हैं, उसको मां कहते हैं।
उस मां के लिए हमने भी अपने शरीर का आधा हिस्सा दिया है। बचा हुआ शरीर का हिस्सा भी भारत माता के लिए सुबह भगवान को उठ के प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी जब भी मौत आए, गंदी राजनीति करते हुए हमारी एक्सीडेंट से बीमार होकर मौत ना आए, हम प्रार्थना करते जब भी हमारी मौत आए भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शरीर का बचा हुआ हिस्सा इस भारत के लिए चला जाए। और ये कल के लड़के ये नई जनरेशन को क्या देंगे? हम आजादी चाहते कश्मीर में, अफजल हर घर में पैदा होगा, इनकी ऐसी की तैसी इनका वो इलाज होना चाहिए। और हमें भी अगर इलाज करना पड़ा हम इलाज करेंगे, जो सरकार ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज करनी कर दे, पर भारत माता की शान के खिलाफ, भारत को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आगे भी हमने लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल यही बात जो बिट्टा जी कह रहे हैं, यह हर हिंदुस्तान के मन में जब तक खोल कर नहीं आएगी इसका इलाज नहीं होगा। सरकारें भी तो समाज मन का प्रतिनिधित्व करती है और समाज मन जब तक इस विषय पर कठोर और कोई कार्रवाई के मूड में नहीं होगा, सरकारों से भी अपेक्षा विफल है। शबनम खान जी। चौहानके जी, मैं उन बच्चों के लिए तो आश्चर्यचकित हुई जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिन्हें बच्चा छात्र बता रहे हैं। बिट्टा भाई ने भी कहा उन्हें छात्र कहना मुझे लगता है बहुत गलत होगा, लेकिन मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और ज्यादा अचंभित हूं कि किस तरह से उनके लिए खड़े होकर स्टैंड लेने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। क्या हमारे देश में, और मैं इसलिए भी सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने देश की जनता को माफी मांगना चाहूंगी कि हमने कभी भी इन पार्टियों को अगर समर्थन दिया था, कभी भी इन पार्टियों को वोट दी थी, तो हम शर्मिंदा हैं आज उनका स्टैंड देखकर। कैसे कोई अफजल गुरु जो हमारे देश की संसद पर हमला कराने में कानूनन बताया गया कि हाँ वो लिप्त था, और आप उसे फांसी पर चढ़ाते, उसके ऊपर फांसी की सजा होने के बाद 2 बार पुनर्विचार याचिका हुई। इससे ज्यादा शर्म करने वाली मुझे और कोई बात नहीं लगती है कि आप खड़े तो होना चाहिए था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे छात्रों को इसके लिए कि हमारे देश के खिलाफ नारा लगा कैसे। कॉलेज कोई भी हो, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा ऐसे आतंकवादियों के लिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं बरता जाएगा। कैसा कॉलेज, कैसे छात्र, कैसे नहीं जा सकती पुलिस? जो देशद्रोही होगा उसके लिए पुलिस घर में भी घुसेगी, उसके लिए पुलिस कॉलेज में भी घुसेगी, उसके लिए जैसे भी उसे पकड़ के घसीट के लाना पड़ेगा लाएगी। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है। राजनाथ जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हिंदुस्तान का मूड देख लीजिए, उसकी इच्छा देख लीजिए, उसके भावना को समझिए, बंद करिए। बिल्कुल। कई कॉलर आज हमारे साथ है बिट्टा जी, और आप लोगों से भी बात करना चाहते हैं। देश को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंदुस्तान की इस गद्दारों के सामने जरूर करने के लिए हम आज के कॉलर को कहेंगे कि आपकी बात को रखे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, मैंने आज का ये आपका जो मणिशंकर अय्यर का जो इंटरव्यू देखा ना आपका अभी, ये इसको देख के मैंने ये समझ लिया है कि कुछ लोग राजनीति का ओला छोड़ के आतंकवादी है जो राजनीति कर रहे हैं। और हेलो सर, धन्यवाद। राजनीतिक आतंकवादी इन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है और उसी की पौध JNU में प्रोडक्ट के तौर पर हर साल उगाई जाती है। बिट्टा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनको छात्र नहीं कहे, 4-4 बच्चों के बाप बन सकते हैं ऐसे अभी भी वहां पर पढ़ रहे 19-19 साल एक कैंपस में पढ़े हैं, 55 की उम्र हुई है, फिर भी विद्यार्थी के नाम से वहां पर कोई ना कोई एडमिशन एप्लीकेशन लगाकर बैठे हैं। बिट्टा जी, जिस देश में खाने के लिए रोटी नहीं, उस देश में इनको 12 रुपए में हॉस्टल और कैंटीन हमारे देश के टैक्स पेयर देते हैं, और ये जिसका नमक खाते उसी के साथ नमक हरामी करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मैंने सुना था काफी साल पहले, पीछे भी सुना था कि JNU में जो लोग हैं ये सारे ही ऐसे, इनका सारा सिस्टम ही ऐसा है। ये हमारी नक्सलाइट मूवमेंट छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, इस मूवमेंट के पीछे यहां से हेडक्वार्टर हैं। पर आज जो मैंने टीवी के अंदर परसों देखा, वो चीज के ऊपर मोहर लग गई, वो चीज खुल के सामने आ गई। वो कहते हैं पंजाबी में, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो मेरे में शक था, वो मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ कि अब तो सेंटर की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस को
लग जाना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ऐसे देश विरोधी हैं, किस किस का नक्सलाइटों से संबंध है, किन किन का कश्मीर के अंदर टेररिस्टों से संबंध है, क्योंकि उन्होंने नारे लगाए, चीज साबित सामने आ गई, उनकी सारी फाइल बना करके इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके इनको अंदर डालना चाहिए। ये जो चीज साबित हो गई। उसमें डी राजा की बेटी भी है जो कि कम्युनिस्ट नेता है, और उसको बचाने के लिए आज सारे तथाकथित सेकुलर राजनेताओं को राजनाथ जी के घर पे लेके गया था। ऐसा है, ये टोटल मीडिया पॉलिटिक्स, टोटल ड्रामे हैं। कोई प्रदर्शन करेगा, कोई राजनाथ जी की कोठी के बाहर जाएगा। राजनाथ जी का बयान सुना, कितना बढ़िया बयान आया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भी कह दिया किसी के साथ गलत नहीं होगा। अरे पिक्चर सामने है, तस्वीर सामने है, नारे सामने हैं, बंद मुट्ठी में कुछ है नहीं। उसमें एक एक चीज निकाल के देखना, किसने कौन सा नारा मारा, किसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, किसने कहा घर घर अफजल पैदा होगा, वो तो चीज सामने आ गई। कोर्ट में लेके जाएं और उनके ऊपर जो कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा हो सकती कार्रवाई करें, पर देश की जनता से सरकार ये कमिटमेंट करे कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये नहीं कहा जाएगा। बार बार कहता हूं, लिख लीजिए, फिर दिखाना जो मैं कह रहा हूं कि ये तो कल के बच्चे थे, इनसे गलती होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद हम सुदर्शन से तो ये घोषणा करते हैं कि हम इनको बच्चे और छात्र नहीं कहेंगे। ये वाकया उस दिन हुआ जिस दिन हमारे जवान समाधि ले गए। ये वाकया उस दिन हुआ जिस दिन हमारा जवान जहां नरेंद्र मोदी जी मिलने उसका हाल पूछने के लिए गए, वो मौत से जंग लड़ रहा था। और हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के मुसलमान, ईसाई स्कूल में, चर्च में, यूनिवर्सिटियों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कैंडल जगा के कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे और उसकी दुआ कर रहे थे हमारा जवान जो अभी शहीद हुआ है वो जिंदा रह जाए, वो बच जाए। और ये बच्चे जिनको आप बच्चे छात्र कहते हैं, ये कहते थे कि अफजल जैसे घर घर पैदा होंगे। याद रखें, ये जितने भी यहां अगर मेरी बात सुन रहे हैं, याद रखें, लोग आपको दूसरे तरीके से आपसे बर्ताव करेंगे। हम आपको अपनी जबान से पीटेंगे। लोग वैसे पीटेंगे जब सामने आओगे, जबान से पीटेंगे। हम आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट का हमने किस तरीके से खात्मा किया था। हमने गोली नहीं चलाई, एक तरफ पुलिस गोलियां चलाती रही, एक तरफ हम अपनी जबान से बड़े बड़े नौजवानों को लेकर, काफिला लेके इन आतंकवादियों का जवाब अपनी AK-47 जबान बना के देते रहे। ये सामने तो आए। अगर मैं हार जाऊं इनसे बहस करता करता, मुझे आप जो मर्जी सजा दे दे, नहीं तो इनको मैं झूठा साबित करूंगा कि आपने माँ बाप ने आपके माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से आपको शिक्षा केंद्र में इसलिए भेजा था, बड़े बनने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए, एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए, एक अच्छे प्रोफेसर बनने के लिए, एक अच्छे IPS IAS बनने के लिए, एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छे विद्वान बनने के लिए, एक अब्दुल कलाम बनने के लिए, एक किरण बेदी बनने के लिए। तो आप वो माँ बाप की खून की कमाई का पैसा अफजल बनने के लिए वहां आए। शबनम जी, इन्होंने उन नारों के साथ हिंदुस्तान के 1000 टुकड़े करने की बात की। ऐसे ये देशद्रोही है और कुछ लोग केवल धर्म के आधार पर इनका समर्थन करें। चौहान के जी, जो भी हमारे देश के खिलाफ इस तरीके की बातें करेगा कि 1000 टुकड़े, मुझे लगता है हम उसी के 1000 करोड़ टुकड़े कर देंगे। हम इतने भी हम ना समझ और बुद्धू नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और कॉलेज में कोई भी इनको परोसता रहेगा, खाना भी फ्री का। आप 12 रुपए बता रहे हैं, फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, 50-60 साल की उम्र तक वहीं पड़े हुए हैं। इनका जो गढ़ है वो अब जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है, मुझे लगता है इनके पीछे कौन कौन है, हमें इस पर भी काम करना होगा। और पहली बार मैं चौहान के जी आपको भी सैल्यूट करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि कोई तो ऐसा है जो देश की बात कर रहा है, देश हित की बात कर रहा है और देशद्रोही कहने का दम रखता है। वरना हर चैनल में जब आप देखेंगे, ये चैनल ही हमने इसलिए बनाया है और हमारा नारा है कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1। माता की जय बोलने को तैयार नहीं है वो लड़के। कैसे, किस बात के स्टूडेंट है वो, जो भारत को अपनी माता बताने में डरते हैं, जो अपनी भारत माता की जय करने में डरते हैं, वो तो वैसे ही देशद्रोही। उनको मुझे लगता है ये वाली आप ना भी नारे दिखाएं, चैनल की ही अगर आप क्लिपिंग दिखा दें तो ही उन्हें सजा बनती है।
आपको जरूरत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा रहे थे या नहीं। चैनल में जिस तरह से वो लड़के बहस कर रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं नहीं कहेंगे हम भारत माता की जय, हम तो अपनी एक जो हमारी गंगा बहती है उसी में हाथ धोएंगे। बल्कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं, मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़कर राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें शय देने का काम कर रही है, इन पर भी कड़ा एक्शन ले। एक बार थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, देश में थोड़ा आंदोलन तो होगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज जो हमारे देश को खोखला करने का काम करेगा, यह भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिट्टा जी, जब मोदी जी ऐसे विषयों पर सख्ती से एक्शन लेंगे, या जैसे अभी भी अरेस्ट हुआ तो ये कहते हैं कि हिटलर शाही चलेगी, ये हिटलर जैसा काम कर रहे हैं। मंजूर है हमें ऐसा हिटलर, अगर देशद्रोहियों को जेल में डालता है तो हमें मंजूर है ऐसा हिटलर। हम लाएंगे ऐसा हिटलर मोदी जो ऐसे देशद्रोहियों को सही सबक और सही सजा देने का दमखम रखता है। बाकी किसी पार्टी ने छात्रों की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की वजह से कभी उन्हें छूने का काम नहीं किया। आज यही है वो जो गढ़ बनकर हमें आपका इशारा शबनम जी आपके तरफ है शायद। आप हो या कांग्रेस हो और लेफ्ट पार्टीज, मैं तो दुखी हो रही हूँ ये सोचकर चौहान के जी तो उनको सीधे ऑन करने जा रहे हैं। लेफ्ट वाले सीधे ऑन करें और केजरीवाल वाले छुप के ऑन कर रहे हैं। वो एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू, चाहे आप हेड देखिए या टेल, उनकी सबकी मिली भगत है। और देशद्रोहियों के लिए खड़े होने जा रहे हैं, ये तो सोचने से पहले शर्मिंदा होकर उन्हें मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो जिस देश का आपने खाया, सारी जिंदगी राज किया, आज आप उस देश के जो देश के खिलाफ बात करने वाले, उनके साथ स्टैंड लेने गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी पार्टी के लिए हो नहीं सकती। मैं आज बहुत दुखी हूं। मेरे पिता सेना में रहे हैं, मेरे पिता बॉर्डर पर लड़े 62-65 की लड़ाई, मुझे पता है कि कैसा दर्द होता है। इनको एक बार आप बॉर्डर पे ले जाके, वो जो हमारे हनुमान थप्पा 19,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे, एक बार आप इन्हें वहां 5 सेकंड के लिए खड़ा करके दिखाइए, फिर मैं इनकी हेकड़ी पूछती हूं कि कैसे ये कश्मीर हमें दे दो और कैसे भारत की मुर्दाबाद करने की हिम्मत रखते हैं। एक सेकंड खड़े भी नहीं हो पाएंगे ये उस बर्फ में, जहां हमारे जवान अपनी जांबाजी से हमारी को सुरक्षित रखने के लिए खड़े रहते हैं। दिन भर सारी सुख सुविधाओं से दूर इतनी मेहनत करते हैं। उस देश के बारे में ऐसी बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चौहान के जी, आप भी जाके हमें लेकर चलना चाहें, हमें भी लेकर चलिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे स्टैंड ले रही हैं, उनको भी जेल का रास्ता दिखाएं। मुझे लगता है तभी हमारा देश ताकतवर होगा। स्थिति लाने पड़ेगी, देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, और इसी के लिए लोगों ने मोदी को लाया है। ये भी हमको बार बार कहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल चढ़े। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए हैं जेएनयू के अंदर के आतंकवादियों का, जो आपके हमारे पैसों के ऊपर वहां पर पलते हैं। हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि सांपों को हम दूध पिला रहे हैं, जो वापस हम पे ही डंक करने के लिए फुटकार मार रहा है। हमारे साथ बिट्टा जी और शबनम खान जुड़ी हुई है। इन दोनों के साथ आज लाखों कॉलर अपनी बात को करना चाहते हैं। हमारे पास जितनी टेलीफोन लाइनें सब पैक है, हमारे सोशल मीडिया पर भी लाखों प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम चाहेंगे कि चुनिंदा प्रतिक्रिया को, कॉलर्स को हम समय दें, क्योंकि बिंदास में हिंदुस्तान बोलता है और हिंदुस्तान को बोलने के लिए कोई और मंच नहीं है। कुछ कॉलर को लेते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सुनील भाई, मैं कहना चाह रहा कि देश में जो आतंकवादी तो बड़ा खतरा है, वो जो है सेकुलर ISIS है। ये जो है, जैसे राहुल गांधी आज उसके समर्थन में पहुंच गया, आतंकवादियों के समर्थन में तो एक बार एकदम पहुंचा। और जो बात की मीडिया है, कहीं चलो तो उसे क्लीन चिट दे शुरू कर दी, और एक बार वापिस से दिखे ट्वीट करती। और मैं कहना चाह रहा कि ऐसे ऐसे कर काम करके कब तक जो है, और अरुण जेटली जिसे कहना चाह रहा कि नरेंद्र भाई मोदी की छवि जो है, अगर ऐसे आदमियों में चमकाएगी देश में होती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मेरा सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट को पहले लोग कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं कर रही, अब जब गवर्नमेंट ने कार्रवाई की तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं वो कह रहे हैं
वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मोदी की पुलिस डरा रही है, तो आई थिंक ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आई थिंक हमें गवर्नमेंट का समर्थन करना चाहिए। बिट्टा जी, केजरीवाल की स्टैंड पे क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि उनका स्टैंड टोटल, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाले ये छोकरे हैं, शुरू से इनके हक में रहा है। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, या वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। आपने कुछ समय पहले देखा कि उनके ऑफिस के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। सेम लड़के थे। हाँ, पुलिस ने डंडा भी चलाया और मीडिया ने उसको दिखाया भी। अब सवाल ये है कि ये जो छोकरे हैं, ये जो लड़के नए आए हैं, इनके ऊपर अगर पुलिस लाठियां चलाएगी, क्या उसका भी समर्थन करेंगे? करना शुरू कर दिया, और इनके ऊपर लाठियां तो चलनी चाहिए। और अंदर से कार्यकर्ता कहते हैं उन्होंने आके पीटा। मैं तो कहता हूं, जो भी स्टूडेंट विंग बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, अगर उनमें हिम्मत है, दोबारा अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, जैसे आरएसएस के दफ्तर के बाहर पिटाई हुई, ऐसे उनकी वहां पे पिटाई की जाए। ठीक है, जो केस रजिस्टर होता होने दो, पुलिस डांग मारती तो इनको मारने दो। फिर केजरीवाल उनका सपोर्ट करते, जो भारत माता के खिलाफ नारे लगाते, जो आतंकवाद की फेवर में बोलते हैं, जो कहते हैं कश्मीर को आजादी मिले, जो कहते हैं अफजल गुरु हर घर घर में पैदा होना चाहिए। कल को कहीं केजरीवाल जी और ऊपर चले जाते, बन जाते, तो देश के टुकड़े नहीं होंगे। ये तो बड़े मजे के साथ कश्मीर को तो, नवाज शरीफ को, पाकिस्तान आईएसआई को तो ऐसे दे देंगे, आप कश्मीर ले लो। नहीं, ये हकीकत है। मैं आज आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार लोगों ने बना के दी तो चलाए ना सरकार को। देश विरोधी नारे लगाने वाले, आप हैरान होंगे, जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, भुल्लर ने, जिसने दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर कई बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया, कई सुरक्षा जवान शहीद हो गए, उसको जेल से छुड़ा दिया। पहले उसकी फांसी की सजा माफ करा दी, और फांसी की सजा माफ कराने के बाद अगली बार सरकार बनी, उसको तिहाड़ जेल से अमृतसर में भेज दिया। अमृतसर एयर कंडीशन हॉस्पिटल के कमरे में सैर भी करता है और रहता भी है। कहते हैं ये बेचारा नौजवान है, जैसे आप कह रहे हैं ना छात्र, ये बेचारा नौजवान है जिसने कई बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, कई पुलिस वालों के बच्चों को यतीम कर दिया। उनके लिए खुल करके सामने आए। अभी परसों चौथ की बात है, एक कन्वेंशन हुई इनके, वो भिंडरावाला जिसने कई बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, जो गुरु गोबिंद सिंह सोच की उलट चला, महाराज की सोच के उलट चला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख कौम सजाई थी मजलूमों की रक्षा के लिए, ये पगड़ी पहनाई थी मजलूमों की रक्षा के लिए, सेकुलर हिंदुओं के लिए, सेकुलर मुसलमानों के लिए, सेकुलर सिखों के लिए। क्या किया इसने? ऊपर उसका फोटो, नीचे पगड़ी में केजरीवाल की फोटो, और नीचे और वहां के लोगों की फोटो। कल को पंजाब इनको मिल जाता है तो पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे ये। यहां कश्मीर आजाद कराने की बात होगी, वहां खालिस्तान की बात होगी। फिर कहेंगे मोदी डंडा चलाता है, तो डंडा नहीं चलेगा तो क्या होगा? ऐसे काम क्यों करें? ये भारत हमारा एक सेकुलर मुल्क है, ये भारत है, कश्मीर हमारा अंग है। कश्मीर की चर्चा नहीं छिड़नी चाहिए, कश्मीर हमारा अंग है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के हम खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान के किसी बहन का सुहाग उजड़े, कोई बच्चा यतीम हो, कोई इनोसेंट व्यक्ति मारा जाए, वो भी हमारी तरह इंसान है। पर मैं आज आपको खुल के बता दूं मेरे दिल के विचार। अगर मैं कहता हूं पठानकोट दीनानगर में जब हमला हुआ, मेरे अंदर जो खून खोलता है, मुझे वो बॉर्डर के दिन याद आते हैं जब मेरे पे ब्लास्ट हुआ, जब 1993 में बेगुनाहों का खून हुआ बॉम्बे के अंदर, तो हम 2 लाख की भीड़ ले गए थे वाघा बॉर्डर पे, और सामने लोहे का गेट था। आजकल तो दूरी है, सामने गेट था लोहे का। हमने जब पाकिस्तान को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के द्वारा, क्या कहते थे पाकिस्तान के रेंजर? बिट्टा को हमें बुरा कहना बंद करे नहीं तो गोली चलाएंगे। क्या कहा था मैंने? अपने रेंजरों को कहा और माइक फड़ के कहा, अरे मैं कहा रेंजरों, 2 लाख की भीड़ तेरा लोहे का गेट घुस करके तेरे पाकिस्तान में घुस जाएगी और तेरे हथियारों को भी वहां से ले आएगी, याद रखना।
उसके बाद कहां गए, कच्छ बॉर्डर पे 2 लाख की भीड़, फिर कहां गए, गंगानगर 1 लाख की भीड़, फिर कहां गए, जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख की भीड़। पुलिस अपनी फौज अपनी गोली चलाती रही, हमने जवान को AK-47 बनाया। मैं वो घटना को याद करके कहता हूं, पठानकोट जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की पीठ पे छुरा मारा नवाज शरीफ ने, मैं कहा अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मौत का कफन ना सजाया होता, अगर मेरी मूछें कड़क ना होती, अगर मेरे शरीर पे बम्बों से लोहा ना भरा होता, पगड़ी मैं उतार नहीं सकता, मूछ नीचे कर नहीं सकता, दौड़ मैं सकता नहीं, अगर मैं दौड़ सकता होता तो मुझे 1 साल लग जाता, चाहे मैं पैंथर्स जंग का हीरो अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान के 6 टैंकों पे शरीर पे बम बांध के तबाह किया था, मैं जरूर जाता पाकिस्तान, किसी भी तरीके से जाता, किसी इनोसेंट बहन का सुहाग ना उजाड़ता, किसी बहन का किसी बच्चे को यतीम ना मैं करता, पर ISI का वो कैंप जहां फौज से ये हुक्मरान जारी होते हैं, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, कारगिल का युद्ध, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, खुद उड़ जाता, पर इनके दफ्तर को मैं जरूर उड़ा के आता, जहां से हमारे हिंदुस्तान के मौत के पैगाम, मौत के फैसले आते हैं। अरे बिल्कुल, हिंदुस्तान की सरकार को नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हिंदुस्तान की सरकार को जो वो करते हैं वो करना चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान में बैठी हुई हमारी बहन, हमारा भाई, जिनका इन गंदी राजनीति से कोई तल्लक नहीं है, जिनका आतंकवादियों से तल्लक नहीं है, पर कम से कम ISI के वो कैंप भेजें, अपने जवान भेजें। हिंदुस्तान में हजारों ऐसे नौजवान हैं, लाखों नौजवान हैं जो अपना जीवन देने के लिए तैयार बैठे। मैंने भी मर जीवनों की फौज तैयार की थी, मेरे पास हजारों नौजवानों की लिस्ट आई थी। हम अपना जीवन इस भारत माता की आजादी की रक्षा, अपने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए निछावर करने के लिए तैयार है। भेजे, वहां जाके उन कैंपों को जो बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, बम बांध के उड़ जाएं और उड़ा के आए, क्योंकि इनको पता चले क्या कहा था पारेकर जी ने, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, इनको दर्द और पीड़ा होनी चाहिए। कितना बड़ा बयान था हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। अब इनको जवाब इसी तरह से देना होगा। ये छात्र छूत्र क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान को जवाब देना इनके होगा। आकाओं पे एक्शन होना चाहिए, और इसलिए बिट्टा जी को हमने पूरे दिल से अपनी बात को कहने दिया, क्योंकि इस देश के लिए जिनको जिंदा शहीद कहा जाता है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने शरीर पर कितने हमले झेले हैं, उनके दुख को आज हम समझ सकते हैं। माओवादी राजनीति, लेफ्टिस्ट राजनीति क्या होती है, कुछ इनके विचारों पे नजर डालते हैं। देखिए, आइसा यानी वामपंथी समर्थित स्टूडेंट यूनियन, ये संगठन कहता है कि हम माओ लेनिन विचारधारा पर चलते हैं। ये भारत के वामपंथी संगठनों को अपना आदर्श मानते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं क्या है माओ लेनिन विचारधारा और क्या है भारत की वामपंथी विचारधारा। किस विचारधारा पर बना आइसा स्टूडेंट यूनियन और अब क्या हो गई है आइसा की विचारधारा। सबसे पहले आपको बताते हैं माओ विचारधारा के बारे में, जिसको भारत के वामपंथी संगठन फॉलो करते हैं। इसके अनुसार माओ त्से तुंग विचारधारा की जीवित आत्मा चीनी क्रांति और निर्माण कार्य से जुड़े रुख, दृष्टिकोण और उपाय हैं, जिनके 3 बुनियादी पहलू हैं। तथ्यों के आधार पर सही खोज करना, जनता से घनिष्ठ संबंध रखना और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय करना। लेकिन वामपंथियों में ये कहीं नहीं दिखाई देती। अब नजर डालते हैं वामपंथी राजनीति और विचारधारा पर। वामपंथी राजनीति उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के प्रति सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हो गए हों। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। फ्रांस में क्रांति से पूर्व की एस्टाट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र लाना चाहने वाले और धर्मनिरपेक्ष चाहने वाले अक्सर बाईं तरफ बैठते थे। आधुनिक काल में समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित राजनीतिक विचारधारा को बाईं राजनीति में डाला जाता है। आज के वामपंथी अपने आप को इसी विचारधारा का प्रचारक मानते हैं, मगर इनकी विचारधारा में कहीं समाजवाद और साम्यवाद के दर्शन नहीं होते। अगर कहीं इनकी विचारधारा में कुछ नजर आता है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति।
ऐसा ही कुछ अपने आप को वामपंथी विचारधारा मानने वाले स्टूडेंट संगठन आइसा के साथ है। आइसा का जन्म इलाहाबाद में 9 अगस्त 1990 को क्रांति दिवस के दिन हुआ। इसका मकसद छात्रों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और आम लोगों के खिलाफ बनने वाली गलत पॉलिसी था। आइसा उत्तर भारत में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी तक फैल गया। लेकिन आज इनका मकसद सिर्फ देश विरोधी ताकतों को मजबूत करना और देश के कानून और संविधान को तहस नहस करना रह गया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के दुश्मनों को गले लगाना और आतंकियों का समर्थन करना ही इनकी विचारधारा में बाकी रह गया। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम अभिनंदन भगत है और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि वो सरकार अब कहाँ पे है जो कालाधन और लोकपाल बिल लाने वालों पे रात को 2 बजे लाठीचार्ज करवा दी थी। तो वो सरकार इन आतंकवादियों के खिलाफ ये जो स्टूडेंट बोला जा रहा है, ये जो जेएनयू के एक्चुअली मतलब ये लोग एक तरह से स्नीपर सेल्स बोला जाएगा, तो इन लोगों का ये क्या कर रही है सरकार? वो सरकार कहाँ पे है कि उन लोगों को इतना भी हिम्मत नहीं हुआ अभी तक कि वो लोग जाके एक एफआईआर कर सके? वो जिस सरकार की बात करें उनको आधी रात में जैसे डंडे चलाए थे वैसे आधी रात में लोगों ने डुबो दिया है। लेकिन जो नई सरकार आई है उससे भी कार्रवाई की अपेक्षा जरूर है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेएनयू के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं इससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट क्या राजनीति कर रहे हैं? सारी घटनाओं पर पूरा देश शर्मिंदा है और ये उनके पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये देश को शर्म करने वाली। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर मैं दयावन कुमार पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। सर मेरा कहना ये है कि ये जो बीज है ना, बीज बहुत पहले बोया हुआ है। वो अभी गलती क्या होगी, गलती से पहले फूट गया और बाहर आ गया। क्योंकि अगर ये लोग जो कॉलेज से निकलेंगे, कोई प्रोफेसर होएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस कर्मी बनेगा, ये लोग ऐसे ऐसे पोस्ट पे उनके जो टीम है, जो देशद्रोही साथी है, उनके जो लोग ऊपर पहुंचेंगे तो उनका काम आसान हो गया ना, क्योंकि जो पार्टी है उनको तो सपोर्ट कर रही है। और यही जो लोग आगे क्या शिक्षा देंगे? अभी ये सीरिया वगैरह इधर दक्षिण कोरिया में अगर ये लोग देश के विरोध बोल सकते थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती थी उधर? तो राजनाथ सिंह को ये कहना चाहता हूँ, बिंदास आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए और तुरंत करिए। पूरे युवा आपके साथ है, हम लोग भी आप सोशल मीडिया में बहुत प्रचार करेंगे इसका, मगर आप कार्रवाई तुरंत करिए उनके ऊपर। बिल्कुल शबनम, जितने ये बड़ा अच्छा कॉलर थे कि ये जो बाहर जब समाज में पड़ेंगे और पिछले कई सालों से इस जेएनयू की गंध जो समाज में जा रही है 100% ने, लेकिन मोटे प्रमाण पर वहां पर जो गंदे लोग हैं वो समाज में खास करके पत्रकारिता में जाते हैं और इस देश के मीडिया को आज खराब करके रखा। मैं एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके मालिक ने कभी बोला, काफी साल पहले की बात है, कि थोड़ा ध्यान रखिए, हमारे भी बहुत बढ़िया जो मीडिया का बहुत बड़ा पेपर है, यहाँ पे कुछ ऐसे जेएनयू के पत्रकार घुस चुके हैं जिनका कब्जा हो चुका है। बहुत बड़ी बात कही इसने, जो ऐसे शिक्षा लेकर के जो तैयार हुए होंगे, कोई आर्मी में गया होगा, कोई प्रोफेसर बना होगा, कोई बड़े चैनल का रिपोर्टर होगा, और बड़े चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक आधे चैनल में देख रहा था कल, वहां एक ही पैनल और एक आधा कमजोर आदमी बिठा दिया। तो हमारा कितना नुकसान उन्होंने कर दिया होगा, इस भारत माता का कितना नुकसान कर रहे होंगे। मैं तो कहूंगा सरकार को इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये जांच करानी चाहिए भी, जितने भी लोग यहां से ऐसे संगठनों से जुड़ करके बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हैं, या और कोई ऐसी जगह पे बैठे हैं जो हमारी सीक्रेट है, जो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, को रॉ में है, को आईबी में है, या कहीं भी हैं, उनकी जांच कराए। ऐसा ना हो कि अंदर अंदर ही शोका लगता रहे, अंदर अंदर ही हमारा नुकसान होता रहे। इसके लिए सरकार को बिट्टा जी आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं ना, वो अकेला चैनल है हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान में देखा जाता है, दूरदर्शन भी नहीं देखा जाता, सुदर्शन पे तो पाकिस्तान सरकार ने अधिकृत बैन लगाया है। शबनम जी ने बात कही, वो मैं भूल गया जवाब देना चाहता था। आपका चैनल एक ऐसा चैनल है, यहां खुल के भारत माता की आज़ादी की रक्षा की, जवानों के लिए आतंकवाद के खिलाफ बात की जाती है, एक ऐसा चैनल है। अब नया काम शुरू हो गया बड़े बड़े चैनलों में,
एक तरफ पठानकोट के अंदर हमारे जवानों की अभी लाशें उनके घर उनके बच्चों के पास नहीं जाती, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के ऐसे डिफेंस के कुछ लोग ऐसे पत्रकार बिठा के बहस कराते हैं, और ऊपर से हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, हम आपस में बहस करते हैं। और वो यही चाहते, पाकिस्तान के लोग यही चाहते हैं कि हम आग लगाएं और ये आपस में लड़े। हम ये नहीं बताते हिंदुस्तान के लोग, जैसे शबनम जी ने कहा, उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखा जाए। हम पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान को, आईएसआई को बताएं हम एक हैं, हम आतंकवाद के ऊपर, हम भारत माता की आजादी की रक्षा के ऊपर, हम भारत माता को मजबूत करने के लिए हम एक हैं। और ये छात्र, जिसको आप छात्र कहते, देशद्रोही, इनको छात्र कहने की बजाय आज से देशद्रोही कहिए, छात्र मत कहिए। बार बार कहना चाहता हूं, ये क्या कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के कैपिटल के अंदर अफजल की बात करते हैं, भारत माता को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जहां हमारे आज तक हजारों जवान शहीद हो गए, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए। आतंकवादी कह रहे हैं, ये आतंकवादी हम जेएनयू को क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं कुछ तथ्यों के साथ। पठानकोट में राष्ट्रवादी जो लोग आ जाते हैं टेररिस्ट, देश के 10 सैनिकों ने क्या इसलिए शहादत दी कि देश की संसद के कुछ ही दूर देश विरोधी नारे लगाए जाएं? क्या देश शहीद जवान हनुमंतप्पा के लिए इसलिए दुआ कर रहा था कि देश की राजधानी में देशद्रोही खुलेआम नंगा नाच नाचें? जी हां, ऐसा ही देशद्रोह हो रहा है आज देश की राजधानी में। हमारा आजादी, रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। आखिर हम क्यों कह रहे हैं ये देशद्रोह है? ध्यान से सुनिए और पूछिए इन्हें, देशद्रोही नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे, देशद्रोही सोच का पहला सबूत, देश की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन। हर घर में अफजल पैदा करने की ख्वाहिश, हर घर में देश के दुश्मन को पैदा होने की दुआ करने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे आप? कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे। देशद्रोही सोच का दूसरा सबूत, जेएनयू में हुए आयोजन के लिए अफजल की फांसी के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। देशद्रोही होने का तीसरा सबूत, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारा आजादी, रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। यानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश। देशद्रोह का चौथा सबूत, जो सबसे सनसनीखेज है, ये सुनकर हर देशवासी का खून खौल सकता है। ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। अब देशद्रोह का पांचवा सबूत, भारत विरोधी नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। देशद्रोह का छठा सबूत है, अफजल को शहीद का दर्जा दिया गया। प्रेस क्लब में भारत विरोधी नारे तो लगे ही, साथ ही आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल को शहीद लिखा गया। जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दी, उस आतंकी को शहीद कहने वालों को क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया आई है। कुछ प्रतिक्रिया में जरूर यहाँ पर पढ़ के बताना चाहूंगा। मेरे ट्विटर पर्सनल अकाउंट पर राजेश दयाल लिखते हैं कि कितने अफजल पैदा करोगे, जितने पैदा करोगे करो, हम उसको फिर मारेंगे। ये इसके साथ इन्होंने ही, राजेश दयाल ने एक और 4 लाइनें लिखी है कि गजनी का हो तुम में खून भरा, जो तुम अफजल का गुण गाते हो, जिस देश में तुमने जन्म लिया उसको दुश्मन बतलाते हो। इस देश के सारे प्रतिभाएं इस
नमक हरामों के खिलाफ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर इनका विरोध कर रही है। ये विरोध और तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शबनम जी को पूछते हैं। शबनम। चौहान के जी, मुझे लगता है कि पूरे देश को जैसे आपने और हमने दामनी पर देखा था, दामनी पर पूरा देश उमड़ आया था, ऐसे ही इनके खिलाफ पूरे देश को बाहर आना चाहिए। बच्चा बच्चा, औरत औरत, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, एक एक व्यक्ति को बाहर आकर, चाहे वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो इन लोगों के लिए स्टैंड ले रही है, चाहे वो ऐसे युवा नेता, छात्र संघ के अध्यक्ष हो, इन सबको जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। और आप और हम पठानकोट की बात कर रहे थे, आतंकवादी किस तरह से वहां तक पहुंच जाते हैं, वो एक बड़ा माध्यम इसी तरीके के लोग बनते हैं जो ये लोग पनपाते हैं, सिखाते हैं, भड़काते हैं और आतंकवादियों को हमारे ठिकानों तक पहुंचाने का रास्ता भी ऐसे ही लोग देते हैं। इनकी पूरी कड़ी तरीके से छानबीन की जानी चाहिए। और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी, आप एक बड़ा स्टैंड लीजिए। जिस निडरता को हम जानते हैं आपकी, कि हाँ आप वो स्टैंड ले सकते हैं। चौहान के भाई साहब, आपसे कहना चाहूंगी, आप में वो जज्बा मैं हमेशा देखती हूँ देशभक्ति का। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाकर मिलिए और कहिए, चाहे कितने भी लोग इसमें अरेस्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन आप इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, देश को खोखला होने से बचाइए। मोदी जी भी इनके 100 पाप पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो वार का न्याय होगा। और अब 100 पाप पूरे हो चुके हैं। ये लेफ्टिस्ट हो या ऐसा जैसे संगठन हो या इनके सारी जो पिलावल देश भर में विभिन्न विचारों के नाम पर देश के खिलाफ आग उगल रही है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है। और इसलिए मोदी जी, अब वार करने का, एक्शन लेने का सही समय है। हिंदुस्तान साथ देने के लिए तैयार है। आज इस देश के कितने लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके मुझे कहा, जो कि वैचारिक दृष्टिकोण से मेरे से भी सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर के आतंकवादियों का समर्थन नहीं हो सकता। एक कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है, लीडर आपस में कितना भी लड़े झगड़े, पर जब कोई देशद्रोह का काम आता है, इनको एक होना चाहिए। बिल्कुल सर। हेलो जैन जी, सर जी, मैं कहता हूं आपस में लीडर कितना मर्जी झगड़े, पर देशद्रोह की जो बात आती है, इनको इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात ये थी, अभी पठानकोट में अटैक हुआ, वो जो उनके लीडर हैं, जो मजिठिया वगैरह लीडर हैं, उनके कोई क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनको छोड़ क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने कहा है। लेकिन इस देश की राजनीति शायद इतनी मैच्योर्ड नहीं है, या इतनी उसमें अभी भी विश्वासार्हता नहीं बन पाई है कि उनको अपनी राजनीतिक लालच से ज्यादा देश का हित दिखे। शबनम जी, मैं आपका आभारी हूं। बिट्टा जी भी, आपका भी आभारी हूं कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। सारे दर्शकों का आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भारत ने सुन ले आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, सुन ले आजादी।